Hello students, welcome to the next session. In this session we'll discuss about your chapter that is photosynthesis. तो ये चैप्टर भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम इम्पोर्टेंट है और इसमें हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि आपके एग्जाम में कौन से क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। ये चैप्टर भी हम 2 सेशंस में कवर करेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या बात है, तो आपको वो जो मैथमेटिक्स है ना फोटोसिंथेसिस का, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का, वो आपको अच्छी तरह से समझना है, ठीक है। तो एक एटीपी मॉलिक्यूल के लिए कितने एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए कितने एटीपी लगते हैं, कितने एनएडीपीएच लगते हैं, तो ये कैलकुलेशन आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। ओके, सो सबसे पहले जैसा कि हम हमेशा करते हैं, हम क्या करेंगे, हम आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से टॉपिक्स है जिस पे आपको ध्यान देना है वो करेंगे कवर। ओके, तो फोटोसिंथेसिस की जो बेसिक रिएक्शन है वो आपको समझनी है अच्छे से। क्या है वो रिएक्शन? दैट इज 2 molecules of water, that is 2H2O plus 2A. Here what is A? A is unknown hydrogen acceptor present in the chloroplast. Okay, so it is designated as A. In the presence of sunlight and with the help of chlorophyll, this get converted into 2AH2 complex. Okay, and O2, release of oxygen. So photosynthesis releases what? It releases oxygen. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या बात होती है कि यहाँ पे जो A है ना, ये A क्या हो सकता है? इट कैन बी कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो, ठीक है। तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड होता है ऐसा नहीं है, ठीक है। इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो होते हैं वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है, वहां पे दूसरा कोई मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, इसलिए वहां पे उन्होंने A ऐसा डेजिग्नेट किया है। A कैन बी एनीथिंग, ओके। इन प्लांट्स A मोस्टली A विल बी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। So this is the basic reaction of photosynthesis, which you should be no, which reaction you should be known about, ठीक है। तो ये होगी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन। फिर रोल ऑफ साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस आपको बहुत ही अच्छी तरह से पता होना चाहिए। दैट मीन्स अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ओके। वो आपको पता होना चाहिए कि उसमें कैसे उसका स्ट्रक्चर है, कौन से फोटोसिंथेसिस के ऑर्गन्स है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद पिगमेंट्स आते हैं फोटोसिंथेसिस के। जो कुछ भी पिगमेंट्स है वो कौन से है, आया समझ में? तो उनमें क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक है वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको ये जो पार्ट है ना कि लाइट ऑफ नेचर वगैरह, ये आपको लाइट ऑफ यस नेचर ऑफ लाइट, आई एम सॉरी, तो वो आपको नहीं आएगा शायद से, पर फिर भी एक बार आप वो पढ़ के रखें। रोल ऑफ पिगमेंट्स आ सकता है, वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि फोटोसिंथेसिस की जान होती है ये पिगमेंट्स, ठीक है। तो ये आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। फिर 2 रिएक्शंस आती है बहुत ही इम्पोर्टेंट, वो है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन एंड लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, ठीक है। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन को ऑफन क्या कहा जाता है? डार्क रिएक्शन कहा जाता है। तो वो ये 2 रिएक्शंस आपको बहुत ही अच्छी तरह से पता होना चाहिए। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस में 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन एंड दूसरा होता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, ओके। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन को जेड स्किम भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये समझने की कोशिश कीजिए आप। तो उसका जेड स्किम कैसा चलता है, फिर साइक्लिक का कैसा हाफ सर्कुलर ऐसा स्ट्रक्चर होता है, वो आप डायग्राम के मदद से याद रखने की कोशिश कीजिए। फिर प्रोटॉन पंप की जो थियरी है जिसे केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस कहा जाता है, वो भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन विच इज कॉल्ड एज अ डार्क रिएक्शन, और बाय द नेम ऑफ साइंटिस्ट इट इज कॉल्ड एज ब्लैकमन्स रिएक्शन, वो भी आपको पता होनी चाहिए, ओके। तो उसमें वो RUBP जो कैरेक्टरिस्टिक रुबिस्को कॉम्प्लेक्स है वो तैयार होता है, वो सब बातें आपको पता होनी चाहिए। और एक बात इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे वो है C3 प्लांट्स एंड C4 प्लांट्स, उनके बीच जो कुछ भी डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए। इसके लिए आप क्या करें कि 2 कॉलम्स बनाइए, एक में C3 प्लांट्स के बारे में लिखिए, एक में C4 के बारे में लिखिए, और कंपैरेटिव अकाउंट तैयार कीजिए उनका, ठीक है, ताकि आपको वो
समझने में आसानी हो सके। फिर इसमें लास्टली सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये आपको समझना है कि क्या एक्चुअली फोटोसिंथेसिस क्यों होता है और उसका उस प्लांट को क्या बेनिफिट मिलता है। ठीक है, ये आपको समझना है। ठीक है, तो ये आपका पूरा चैप्टर का अकाउंट है। इसमें रिएक्शन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किससे क्या बनता है और उसमें हेल्पर कौन होता है, कैटालिस्ट कौन होता है, ये आपको समझना है। ट्रांसफर कैसे होता है इलेक्ट्रॉन्स का, ये भी आपको समझना है। तो ये इन पॉइंट, एक्चुअली आपका चैप्टर ये छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है, पर ये अंदर वाली बातें हैं इसमें, इसलिए ये चैप्टर इतना वेटेज इसको है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम आज इस लेक्चर में 25 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में अगले 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ताकि आप इस चैप्टर के बारे में अच्छे सी तैयारी कर सके। ओके, so we'll start with our question. So your first question is, for photosynthesis, that is for the synthesis of organic matter, the green plants need only light, chlorophyll, CO2 and all of this. Light तो लगता है because it is the light driven reaction. Then chlorophyll लगता है because that reaction takes place in chlorophyll pigment, chlorophyll internal part. Okay, chloroplast you can say. Then CO2 because it is the it is the hydrogen acceptor. Okay, and so ये सब कुछ तो लगता है, तो इसलिए क्या आंसर होना चाहिए इसका? आंसर विल बी, wait a minute, हाँ yes, आंसर विल बी all of this. Okay, वेरी सिंपल क्वेश्चन. ठीक है, आपको ये अच्छे तरह से पता चलेगा. So next, for synthesis of a molecule of glucose, the requirement of ATP and NADPH is respectively 59, 10, 33 and 22, 12 and 8 and 18 and 12. क्या रिक्वायरमेंट है ओके फॉर सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज? अब ये क्वेश्चन तो मतलब फेवरेट वाला क्वेश्चन है, ये आता ही है. तो कौन सी रिएक्शन है, किस रिएक्शन में ग्लूकोज का कन्वर्जन होता है और ग्लूकोज का सिंथेसिस होता है विद द हेल्प ऑफ एटीपी एंड NADPH, व्हिच इज दिस रिएक्शन? This reaction is nothing but cyclic photosphorylation. ठीक है, so this is the significant process as it produces additional ATP molecules for the synthesis of glucose. And what is that actual amount? It requires 18 ATP and 12 NADPH2 molecules. So answer will be D, 18 and 12. ठीक है, आया समझ में कि क्या इसमें एक्चुअली प्रोसेस होती है? तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन यह प्रोसेस इसमें एक्चुअली इन्वॉल्व होती है. ओके, गुड. चलो, विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर्मेशन ऑफ ATP इन फोटोसिंथेसिस, ओके, एंड रेस्पिरेशन is an oxidation process which utilizes the energy from cytochromes, ferredoxin, इलेक्ट्रॉन्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, ये जो सारे के सारे कंपोनेंट्स है ना, अपार्ट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, दीज आर इन्वॉल्व इन योर साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन. ठीक है, तो इसमें क्या उन्होंने कहा है, देखो कि फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन ये क्या होती है, ये एक्चुअली ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है. तो आपको केमिस्ट्री में आपने ये बहुत ही अच्छी तरह से सीखा होगा कि व्हाट्स द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. ठीक है, सो आपको ये पता होगा कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में एक्चुअली डिफरेंस क्या होता है और किसे आप और एक अलग टर्म है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट. इन बायोलॉजी वी डू नॉट यूज दिस टर्म. ओके, ऑक्सीडेशन एजेंट एंड रिडक्शन एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ये टर्म हम यूज नहीं करते, पर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ये टर्म तो हम यूज करते ही है. ठीक है, तो आपका जो और जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली इन्वॉल्व होते हैं,
उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, उस रिएक्शन को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं हम? रिडॉक्स रिएक्शन। आया समझ में? तो देखो, oxidation is nothing but the gain of oxygen and reduction is loss of oxygen. आप in terms of oxygen ये ध्यान में रखें, reduction means loss of oxygen and oxidation is gain of oxygen. Oxidation is loss of electron and reduction is gain of electron. टोटल ऑपोजिट होता है। आया समझ में? तो इसमें ये ऑक्सीडेशन होता है और एनर्जी जो हमें यूटिलाइज करनी होती है वो कहाँ से मिलती है? वो इलेक्ट्रॉन्स के सिक्वेंशियल ट्रांसफर से होती है। ठीक है, सो आंसर शुड बी सी। आपने कभी ये सोचा है क्या कि इतने सारे पाथवेज तैयार करने की कोशिश तैयार किए ही क्यों है? क्या उनका एक्चुअल यूज है? एक डोनर होना चाहिए, एक एक्सेप्टर होना चाहिए और सीधा ट्रांसफर होना चाहिए। ओके, आया समझ में? ऐसा हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों नहीं है बॉडी में, इतने सारे मॉलिक्यूल्स और इतने सारे प्रोसेसेस क्यों हैं? बिकॉज इन ईच स्टेप, ओके, some amount of energy is consumed or is stored. Okay, उसकी सेविंग होती है। some amount of energy is saved during each process. आया समझ में? इसलिए एक एक्सेप्टर से मतलब ये जो कुछ भी डोनर है उसने एक्सेप्टर से एक्सेप्टर को वो दे दिया। इतनी सिंपल प्रोसेस एक भी आपको नहीं दिखेगी। मतलब आपको अगर एनर्जी सेविंग का अकाउंट देखना है ना, तो आपको ये समझ में आएगा कि सिक्वेंशियल जो ट्रांसफर होता है ना, उसमें क्या होता है कि हर एक स्टेप पे कुछ अमाउंट जो होती है ना, वो बॉडी सेव करती है, आपकी सेल वो सेव करती है। आया समझ में? तो इसलिए ये सिक्वेंशियल पाथवेज आपको बॉडी में हर जगह पे दिखाई देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ एटीपी जो होता है फोटोसिंथेसिस में एंड रेस्पिरेशन में, उसमें एनर्जी कहाँ से यूटिलाइज करते हैं? विद द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो आंसर इज सी, इलेक्ट्रॉन्स। ओके, नेक्स्ट, ग्रेना रेफर्स टू। सो व्हाट इज दिस ग्रेना? ओके, तो आपको अगर क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर, आप अगर क्लोरोफिल नहीं, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको ये ग्रेना टर्म पता चलेगी कि ये ग्रेना होता क्या है। ओके, सो we'll see the options. Stacks of thylakoids in plastids of higher plants, or constant in quantum equation, glycolysis of glucose, byproduct of photosynthesis. So what is this grana? It is these granas are embedded in the stroma. There are approximately 40 to 60 green colored structures, okay, called as grana, and each granum consists of small disc-like lamellae or thylakoids. So okay, you can say stacks. These are the stacks of thylakoids in plastids of higher plants. Okay, so these are present oftenly in higher plants. You will see the absence of these granas in lower evolutionary lower plants. ठीक है, आया समझ में? तो grana actually you will, if you see the ultrastructure of chloroplast, so you will find the granas present over there. Okay, so answer is A, stacks of thylakoids in plastids of higher plants. Next, greatest producers of organic matters are croplands, forests, plants of the land area, and phytoplankton of oceans. So, question क्या है? Greatest producers of organic matter. That means nothing but the greatest producers of oxygens. ठीक है, तो ऑक्सीजन जो रिलीज है वो कौन से प्लांट का सबसे ज्यादा है, ऐसा उन्होंने इनडायरेक्टली पूछा है। What should be the answer? Answer is D, phytoplanktons of the oceans. So why this is so? Because of their pigment present over there. ठीक है, तो उनका जो रिएक्शन है, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा उतना ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो in terms of oxygen release, this is written as, okay, or this is
this is stated as. Okay, so answer is D, phytoplankton of oceans. Next question. Hill's reaction takes place in dark, light, dark and light both, at any time. So Hill's reaction actually is also called as photolysis of water. ठीक है, लिसिस मीन्स क्या, उसका जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर है उसको ब्रेक करना. ओके, और फोटो वर्ड यूज किया है. फोटो मीन्स क्या, विद द हेल्प ऑफ लाइट. Okay, so answer should be light. Hill's reaction always takes place in light. So we'll read something about that. Robert Hill in 1937 performed an experiment, okay, in which he suspended isolated chloroplasts from spinach leaves in water which was without CO2. ठीक है, उसने क्या किया कि स्पिनैक के लीव्स लिए, पालक के, और उसमें क्या किया उसने, वो वाटर में सस्पेंड कर दिए. ठीक है, तो एक्चुअली उसने क्लोरोप्लास्ट आइसोलेट किया था, क्लोरोप्लास्ट का आइसोलेशन किया, एक्सट्रैक्ट किया और पानी में डाल दिए. फिर उसने हाइड्रोजन एक्सेप्टर डाला उसमें. वो हाइड्रोजन एक्सेप्टर क्या था, फेरिक सॉल्ट्स. ओके, एंड वो जो सस्पेंशन था पूरा, वो उसने सनलाइट को एक्सपोज कर दिया. तो उसने क्या किया, तो उसको क्या दिखा, उसने क्या ऑब्जर्व किया कि जो फेरिक सॉल्ट्स थे ना, कि वो उनका रिडक्शन हुआ. किसमें, फेरस एंड O2 में, और बबल्स आए ऊपर. ठीक है, देन ही क्लियरली प्रूव दैट H2O स्प्लिट्स. H2O का क्या होता है, स्प्लिटिंग होता है, मतलब क्या होता है, लिसिस होता है. And this reaction he called photolysis of water, and later by his name this reaction is known as Hill's reaction. ठीक है, और इसको हम सिंपली हमारे कॉमन लैंग्वेज में क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन. ठीक है, सो दिस इज सो सिंपल. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी केल्विन साइकिल्स फॉर्म one hexose molecule? Okay, this is related to your respiration. So answer is B, 6. ठीक है, 6 Kelvin cycles form one hexose molecule. ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखिए. Okay, in an electron transport chain in terminal oxidation, the cytochrome which donates electrons to O2 is. अब देखो क्या बात है इसमें भी, क्या होता है कि अगर आपका सिक्वेंशियल ट्रांसपोर्ट चल रहा है तो कहाँ तो वो स्टॉप होना चाहिए ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कहाँ तो स्टॉप होना चाहिए. तो उसमें इलेक्ट्रॉन, फाइनल जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, तो वो कौन होता है, वो साइटोक्रोम C होता है. तो उसको उस O2 को कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, ये क्वेश्चन है. तो कितना कौन करता है वो, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C, cytochrome A3, cytochrome A. So what should be the answer? Answer should be C, cytochrome A3 जो मॉलिक्यूल होता है वो फाइनल इलेक्ट्रॉन कौन होता है, फाइनल इलेक्ट्रॉन डोनर होता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, in bacterial photosynthesis the hydrogen donor is H2O, H2SO4, NH3, H2S. सो आंसर इज डी, H2S. हमेशा क्या होता है बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में, ऑफन आपको इनऑर्गेनिक हाइड्रोजन डोनर दिखता है. ठीक है, और प्लांट्स में आपको ज्यादातर आपको ऑर्गेनिक हाइड्रोजन डोनर दिखता है, मतलब CO2 ये जो होता है, हाइड्रोजन एक्सेप्टर, आई एम सॉरी. सो हाइड्रोजन डोनर यहाँ पे कौन होता है, H2S जो हाइड्रोजन सल्फाइड मॉलिक्यूल होता है, वो हाइड्रोजन डोनेट करता है इन बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस. तो जो बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको आप कह सकते हैं साइनोबैक्टीरिया. ठीक है, साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ब्लू ग्रीन अलगी कर सकते हैं. ठीक है, देखो ब्लू ग्रीन अलगी का क्वेश्चन आया.
In blue-green algae, photosystem 2 contains an important pigment concerned with photolysis of water, and it is called as B B-arotin, chlorophyll B, cytochrome C and phycocyanin. कौन सा पिगमेंट होता है उनमें? उनमें होता है phycocyanin पिगमेंट होता है ब्लू ग्रीन अलगी में, जो क्या इसमें प्रेजेंट होता है. ठीक है, आपके बुक में भी बहुत सारे पिगमेंट्स है, जैसे क्लोरोफिल्स, कैराटिनॉइड्स, फाइकोबिलिन्स. ठीक है, और जैसे कि यहाँ पे प्लांट्स में पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, वैसे इन ब्लू ग्रीन अलगीज में भी प्रेजेंट होते हैं, और उनमें से एक इम्पॉर्टेंट जो पिगमेंट है वो है फाइकोसाइनिन. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. इन C3 plants, first stable product of photosynthesis during dark reaction is PGA, PGAL, RUBB and oxaloacetic acid. ठीक है, first stable compound in C3 plants during dark reaction. Okay, so what should be the answer? तो आंसर क्या होना चाहिए? आंसर शुड बी ए पी जी ए. ठीक है, क्या होना चाहिए आंसर? PGA. देखिए, अब हम थोड़ा सा इसके बारे में बोलते हैं कि क्या इसमें प्रोसेस एग्जैक्टली क्या होती है. ठीक है, देखो क्या होता है कि लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में, जिसे आप ब्लैकमैन रिएक्शन या डार्क रिएक्शन कह सकते हैं, इसमें C3 पाथवे पूरा का पूरा क्या होता है? इन्वॉल्व होता है. ठीक है, जिसे आप केल्विन साइकिल कहते हैं. तो क्या होता है, ये एक्चुअली 4 प्रोसेस होती है. ओके, तो फर्स्ट प्रोसेस क्या होती है? कार्बोक्सिलेशन, सेकंड इज रिडक्शन, थर्ड इज सिंथेसिस एंड फोर्थ इज रीजनरेशन. ओके, ये जो थर्ड स्टेप है ना, दैट इज सिंथेसिस, तो उसका ही रीजनरेशन एक सब पार्ट है, इसलिए वो फोर्थ स्टेप ऐसे इंडिविजुअली नहीं कही जाती. ठीक है, आया इतना समझ में आपको? तो इसलिए इसे आप क्या कहेंगे? 3A एंड 3B, ऐसा आप इसे कह सकते हैं. अब देखो क्या होता है, क्या बात होती है कार्बोक्सिलेशन में. क्या होता है सबसे पहले कि यहाँ पे भी क्या होता है ना, पूरी की पूरी प्रोसेस, ये पूरी एक्सेप्ट करना और डोनेट करना, यही यहाँ पे इन्वॉल्व होता है. ओके, तो यही इसकी एक्चुअली आप कहेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक है सबसे बड़ी. तो कार्बोक्सिलेशन में सबसे पहले क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो RUDP, दैट इज राइबुलोज 1,5 डाइफॉस्फेट, जो कंपाउंड है ना, जिसे आपको RUBP पता होगा, तो उसका नाम क्या है? राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट. ठीक है, तो ये जो मॉलिक्यूल होता है ना, वो एक्सेप्ट करता है सबसे पहले. इन प्रेजेंस ऑफ विच एंजाइम? RUBP कार्बोक्सिलेज, दैट इज रुबिस्को. ठीक है, आप कॉमन टर्म में उसे रुबिस्को कहते हैं. और इससे क्या होता है? 6 कार्बन अनस्टेबल कंपाउंड फॉर्म होता है. ठीक है, 6 कार्बन अनस्टेबल कंपाउंड, दैट कंपाउंड इज वेरी अनस्टेबल. ठीक है, तो जैसे वो अनस्टेबल होता है, वो वैसे की वैसे रहता ही नहीं है, तो वो क्या करेगा? वो immediately split होता है. by which reaction? by hydrolysis into 2 molecules of 3 carbon compounds. ठीक है, 2 molecules तैयार होते हैं 3 कार्बन कंपाउंड के. एंड व्हाट इज देयर नेम? देयर नेम इज नथिंग बट PGA. एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PGA? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. तो 2 मॉलिक्यूल्स तैयार होंगे फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के, एंड दैट इज वेरी फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड इन C3 प्लांट्स, दैट इज इन केल्विन साइकिल. तो सबसे पहले क्या फॉर्म होगा? PGA फॉर्म होगा, that is a very stable compound. फिर सिक्वेंशियली वो शुरू हो जाता है. फिर क्या होता है, वो जो PGA होता है उसका फिर स्प्लिट अप होता है, उसमें ATP ऐड हो जाता है, फिर 1,3 डाई PGA बनता है, ADP बनता है. तो वो रिएक्शन शुरू रहती है. पर पहली जो प्रोसेस है उसमें पहला स्टेबल कंपाउंड होता है 3PGA. और 3PGA, व्हाट इज दैट मीनिंग? 3 मतलब क्या? 3 कार्बन कंपाउंड्स आर प्रेजेंट इन दैट PGA. ओके, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट. ठीक है, मतलब 6 कार्बन कंपाउंड जो अनस्टेबल है, तो उससे विद द हेल्प ऑफ फोटोलिसिस क्या बनता है? 3PGA बनता है. ठीक है, और कितने मॉलिक्यूल्स? 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं. वो रिएक्शन ये है. ठीक है, चलो नेक्स्ट.
In C4 pathway or C4 photosynthesis, carbon dioxide fixation occurs in chloroplast of palisade tissue, spongy mesophyll, bundle sheath, guard cells. See the depth of question. कितना डिटेल में आपको वो पूछ सकते हैं कि उन्होंने क्या बोला है कि C4 फोटोसिंथेसिस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होता है, वो क्लोरोप्लास्ट में होता है, पता है, पर वो कहाँ पे होता है एग्जैक्टली, ठीक है, उसके लिए आपको क्या समझना होगा, उसके लिए आपको क्रैंस एनाटॉमी समझनी होगी, जिससे आप क्या क्रैंस का मीनिंग क्या है, रेथ और नेकलेस, ओके, और वो C4 प्लांट्स में प्रेजेंट होती है और इसे कहते हैं क्रैंस एनाटॉमी, ठीक है। तो एग्जैक्टली वो होता कहाँ पे है, तो वो कहाँ पे होता है, वो होता है स्पॉन्जी मिजोफिल्स में, कहाँ पे होता है, स्पॉन्जी मिजोफिल्स, ठीक है। So that mesophyll is not differentiated into palisade and spongy tissue. Okay, this is completely homogeneous. आया समझ में? तो आपके बुक में उसका TS ट्रांसफर सेक्शन उन्होंने दिया है, आप वो देख सकते हैं कि स्पॉन्जी मिजोफिल्स का स्ट्रक्चर कैसे होता है और वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है। स्पॉन्जी मिजोफिल्स में ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, ओके। तो ऐसे बहुत सारे आपको स्क्वायर नहीं, आप ऐसे रूम लाइक स्ट्रक्चर आपको उनके टीएस में दिखेंगे, ओके, लीफ के टीएस में आपको वो दिखेंगे। सो व्हाट्स द आंसर, स्पॉन्जी मिजोफिल इज द करेक्ट आंसर। We'll see the next question. In C4 plants, Calvin cycle operates in stroma of bundle sheath chloroplast, grana of bundle sheath chloroplast, grana of mesophyll chloroplast, and stroma of mesophyll chloroplast. कि exactly C4 plants में Calvin cycle होती कहाँ पे है, ओके, देखो अब क्या exactly वो कहाँ पे होता है, ये हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो कहाँ पे होती है, सो स्ट्रोमा ऑफ बंडल शीट क्लोरोप्लास्ट में ये जो रिएक्शन है हमारी किसकी, फोटोसिंथेसिस की, सॉरी फोटोसिंथेसिस ने केल्विन साइकिल की, वो वहां पे कंप्लीट होती है, ठीक है। तो आपको क्रैंस एनाटॉमी अगर अच्छे से समझ में आई तो आपको ये पूरा का पूरा समझ में आएगा, ठीक है। हमेशा ध्यान में रखें कि क्लोरोप्लास्ट शो डायमॉर्फिज्म इन C4 प्लांट्स, ठीक है। तो क्या होता है कि अलग अलग दो टाइप के वहां पे दिखते हैं। द एंजाइम PEP carboxylase is present in mesophyll chloroplast and RUDP or RUBP carboxylase rubisco in bundle sheath of chloroplast, ठीक है। तो वहां पे एक ही ऑर्गन में, एक ही ऑर्गेनिल में आपको सब कुछ नहीं मिलेगा। केल्विन साइकिल जो है ना वो ऑपरेट होती है स्ट्रोमा ऑफ बंडल शीथ, ठीक है, पर अलग अलग जो उसके कंपोनेंट्स है वो आपको अलग अलग जगह पे दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। तो आप ये भी आपके लिए एक अच्छा होमवर्क रहेगा कि कौन सी रिएक्शन कहाँ पे होती है, इसका आप स्टडी करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, C4 in C4 plants, initial carbon dioxide fixation occurs on chloroplasts of palisade tissue, spongy parenchyma, guard cells, and hypodermis and chlorenchyma. कहाँ पे होता है वो, तो वो होता है स्पॉन्जी पेरेंकाइमा में, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली क्या है ना कि स्पॉन्जी पेरेंकाइमा में इनिशियल स्टेजेस उसकी होती है, तो इट इज द करेक्ट आंसर कि कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन कहाँ पे होगा, स्पॉन्जी पेरेंकाइमा में होगा, ठीक है। सो C4 प्लांट्स का जब आप स्टडी कर रहे हो तो आपको कुछ कुछ ऑर्गन्स जो है ना वो हमें आपको हमेशा अच्छे से ध्यान में रखने, वो कौन सा है, ये बंडल शीथ, उसका स्ट्रक्चर, स्पॉन्जी पेरेंकाइमा वो कैसे होता है, ठीक है। एपिडर्मिस का एक्चुअली फोटोसिंथेसिस से कुछ वैसे रिलेशन नहीं है, ठीक है। एंड मिजोफिल का वो स्ट्रक्चर जो होता है वो आपको पता होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन C4 प्लांट्स synthesis of sugars or final CO2 fixation occurs in palisade cells, spongy cell,
undifferentiated mesophyll cells, bundle sheath cells. So what's the answer? Bundle sheath cells हमने अभी अभी देखा है. ठीक है, जो फाइनल ये जो CO2 फिक्शन है या सिंथेसिस ऑफ शुगर्स है वो बंडल शीट में होता है, और ये जो शुगर होती है ना वो इन शीट्स में एम्बेडेड होती है, वो शुगर इसमें प्रेजेंट होती है. ठीक है, चलो. इन केस ऑफ C4 pathway, CO2 combines with PGA, CO2 combines with PEP, CO2 first combines with RUBP, CO2 combines with RMP. कहाँ क्या होता है C4 पाथवे में, एग्जैक्टली होता क्या है? तो C4 पाथवे में सबसे पहले CO2 जो होता है वो किससे कंबाइन होता है? वो आपके PEP जो आपका मॉलिक्यूल है उससे वो कंबाइन हो जाता है. ठीक है, तो ये बेसिक उसकी रिएक्शन है. सो व्हाट इज PEP? इट इज फॉस्फोइनॉल पायरुवेट. ठीक है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, और यू कैन से फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड. सो इन कार्बोक्सिलेशन इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द केल्विन साइकिल इन C4 पाथवे. उसमें क्या होता है? एटमॉस्फेरिक CO2 enters through stomata, is accepted by phosphoenol pyruvic acid, that is nothing but your PEP molecule, a 3 carbon compound present in the mesophyll cells. So this PEP is present in the mesophyll cells. In the presence of water and enzyme PEP carboxylase, PEP gets carboxylated into uh, oxaloacetic acid, that is OAA, a 4 carbon compound. So what's the first reaction in C4 pathway? PEP plus CO2 plus H2O. In the presence of PEP carboxylase, it get converted into OAA, that is oxaloacetic acid plus H3PO4. ठीक है, this is the basic reaction, first reaction, or you can say carboxylation. ठीक है, तो ये क्या है? ये first reaction है. Okay, if this is clear, we'll see the next question. In chlorophyll A, third carbon of second pyrrole ring is attached with कार्बोक्सिल ग्रुप, मैग्नीशियम, मिथिल ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप. अब ये समझना है आपको, तो आपको क्लोरोफिल ए का स्ट्रक्चर देखना होगा कि एग्जैक्टली क्या स्ट्रक्चर है क्लोरोफिल ए का. ठीक है, ये अगर आपको समझेगा तो आपको थर्ड कार्बन उसका जो है, थर्ड कार्बन ऑफ सेकंड पायरोल रिंग जो है वो किसे अटैच है वो आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो इसका आंसर देखेंगे हम. आप इसका स्ट्रक्चर विदाउट फेल देखना. ठीक है, आंसर इज सी, मिथिल ग्रुप. सो मिथिल ग्रुप को क्या होता है? वो अटैच होता है. अब इसमें पायरोल रिंग मतलब क्या, किसे आप पायरोल रिंग कहेंगे? सो पायरोल इज अ हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड. हमेशा ये 5, अगर आपको 6 कार्बन की रिंग है तो आप उसे कौन सी रिंग कहते हैं? आप उसे हेक्सेन रिंग कहते हैं. ठीक है, सो उसे आप कहते हैं बेंजीन रिंग कहते हैं आप उसे हमेशा. पायरोल किसे कहेंगे आप? 5 कार्बन की रिंग होती है, उसके टॉप पे उसमें 2 जो कार्बन होते हैं उनमें डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, और NH मोइटी उसको अटैच्ड होती है. तो उसका जनरल फॉर्मूला क्या है? C4H4NH. ठीक है, C4H4NH. एक्चुअली वो जो 5 हमें कार्बन लगता है 5th मेंबर पर, वो 5th मेंबर नाइट्रोजन NH रहता है. ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे आप पायरोल. ठीक है, तो क्लोरोफिल ए जो है ना उसमें थर्ड कार्बन जो है वो सेकंड पायरोल रिंग का वो किसे अटैच होता है? तो वो मिथिल ग्रुप को अटैच होता है. आप अगर बायोलॉजी में करियर करने का सोच रहे हैं ना तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कभी भी केमिस्ट्री नहीं छोड़नी है आपको. ठीक है, क्योंकि सेल इंटैक्ट है ना, हमेशा हमारे टीचर्स जो थे ना हमें ये कहा करते थे कि जब तक आपके पास इंटैक्ट सेल है ना तब तक ठीक है, पर अगर
जैसे कि आपने वो सेल ओपन की, ठीक है, मतलब आपने उसके अंदर का स्टडी शुरू किया तो आपकी केमिस्ट्री शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए, बायोलॉजी के लोगों को केमिस्ट्री पसंद ही होनी चाहिए, और अगर आप केमिस्ट्री अच्छे से समझोगे तो आपको बायोलॉजी समझेगा। तो अगर बायोलॉजी पढ़ना है, बायोलॉजी में करियर करना है, तो केमिस्ट्री के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना। हम माइक्रो में थे ना, एक आपको एक जस्ट बताती हूँ कि माइक्रोबायोलॉजी हमारा सब्जेक्ट था स्पेशल। तो उसमें क्या होता था कि हर ईयर मतलब FY SY TY में हमें अलग सी मेरिट लिस्ट लगाते थे। मतलब ऐसा नहीं कि आपको FY में माइक्रोबायोलॉजी मिला तो आपको SY में मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं थी। आप आपको अलग मेरिट लिस्ट आपको फेस करनी पड़ती थी एक सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो वो जो लोग थे ना, तो वो पहले क्या फिल्टर करते थे, वही बच्चों को लेना है जिनका केमिस्ट्री है, जिनका केमिस्ट्री नहीं है ना उनको वहां पे ड्रॉप कर देते थे। क्योंकि वो हमें हमारे हर लेक्चर में बताते थे कि केमिस्ट्री नहीं है ना आपका, आपका कोई फायदा ही नहीं है। मतलब माइक्रोबायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, or you can say each branch of biology and chemistry are like left and right hand, okay। एक हैंड इम्पोर्टेंट है और एक नहीं है, ऐसा होता है क्या? कभी नहीं होता है। तो इसलिए केमिस्ट्री उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी बायोलॉजी, ठीक है। सो केमिस्ट्री आपको कभी भी नहीं छोड़ना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। In normal chloroplast, the percentage of chlorophyll is, very important question, okay, 50%, 75%, 5 to 10%, 95%. So what's the answer? Answer is C, 5 to 10%. Percentage of chlorophyll is 5 to 10%. Okay, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। In photosynthesis, oxygen is liberated due to, okay, ऑक्सीजन कैसे लिबरेट होता है? रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, ब्रेकडाउन ऑफ क्लोरोफिल। फाइनल जो ऑक्सीजन है वो कैसे लिबरेट होता है? व्हाट्स द आंसर? आंसर इज सी, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। इट इज वेरी सिंपल। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन इज नोन एज फोटोलिसिस ऑफ वाटर। वाटर का फोटोलिसिस होता है विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल एंड लाइट, एंड यू विल गेट ऑक्सीजन, ठीक है। thus plants are known as factory of oxygen, okay, and gardens are known as lungs of the city, ठीक है। क्योंकि सारी हमारी जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो कौन पूरी करता है? वो ये प्लांट्स पूरे करते हैं, ठीक है। तो these are known as lungs of the city, gardens are known as lungs of the city, ठीक है। चलो, then we'll see the next question. In pigment system 2, okay, you can say PS, or you can this system is also known as photosystem, ठीक है। active chlorophyll is P680, P700, P673, P720. What's the correct answer? Answer is A, P680. अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये नंबर क्या है, 680, 700, ये नंबर एग्जैक्टली क्या होता है? ये उसका वेवलेंथ का नंबर होता है, ठीक है। कि कौन से वेवलेंथ पे वो उसे कहते हैं लैम्बडा मैक्स, ठीक है। कि कौन से वेवलेंथ पे ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स है वो मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, उसे कहते हैं आप लैम्बडा मैक्स। हर एक कलर्ड पिगमेंट का या हर एक कलर्ड कंपाउंड का अपना एक लैम्बडा मैक्स होता है, ठीक है। कौन सा भी आप पिगमेंट लीजिए या कलर्ड कंपाउंड या कलर्ड केमिकल लीजिए, फॉर एग्जांपल अगर आपने ये लिया, आपको कौन से कलर कंपाउंड पता है? ये कौन से भी अगर बायोलॉजिकल कलर पिगमेंट्स लिए तो भी चलेगा। ये फॉर एग्जांपल आपने फाइकोबिलिन लिया, ठीक है, तो उसका एक अपना खुद का लैम्बडा मैक्स होगा। और वो कैसे कैलकुलेट करते हैं कि वो कितना लाइट एब्जॉर्ब करता है हर एक वेवलेंथ पे, वो आप क्या करेंगे, वो आप कैलकुलेट करते हैं। और एक वेवलेंथ ऐसी आती है कि उसमें उसका
एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी कैसी होती है, मैक्सिमम होती है, तो वो होता है उसका लैम्डा मैक्स, ठीक है। और वो ये जो लैम्डा मैक्स होता है वो हर एक कंपाउंड का अपना स्पेसिफिक होता है, और ये कैलकुलेशन जिस इंस्ट्रूमेंट से किया जाता है उसे कहते हैं कलरीमीटर। क्या कहते हैं आप उसे? कलरीमीटर। अदर अब ये जो विजिबल रेंज जो होती है ना स्पेक्ट्रम की, ये वो कैलकुलेट करता है। अगर अल्ट्रावायलेट रीजन में अगर किसका लैम्डा मैक्स चला गया तो उसके लिए आपके पास और एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वो होता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ठीक है। उसमें यूवी रेंज भी आती है। और अब तो बहुत ही एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स आए हैं, उसमें इंफ्रारेड रीजन भी आ जाता है। तो कुछ कुछ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स में आपको वो इंफ्रारेड रीजन भी मिल जाएगा। मतलब 3 रीजन्स कवर होते हैं, यूवी रीजन आता है, विजिबल रेंज रीजन आता है, एंड इंफ्रारेड रीजन भी उसमें आ जाता है, ठीक है। इतना बड़ा आपको एक ही इंस्ट्रूमेंट में क्या मिलता है, कवरेज मिलता है। तो एक्टिव क्लोरोफिल वो होता है जिसकी वेवलेंथ या उसका लैम्डा मैक्स 680 नैनोमीटर्स होता है, ठीक है। तो P680 इज द करेक्ट आंसर। We'll see the next question. In which of the following the rate of photosynthesis is decreased and is known as red drop? Okay, rate of photosynthesis is decreased and is known as a red drop. Blue light, green light, red light more than 680 nanometer and red light less than 680 nanometer. So what's the answer? Answer is C, red light more than 680 nanometer. अगर आपके पास स्पेक्ट्रम का पूरा ये है डायग्राम है तो आपको समझ में आएगा कि ये रेड लाइट का रीजन एग्जैक्टली कहाँ पे आता है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा इस रेड ड्रॉप के बारे में देखते हैं कि ये एग्जैक्टली होता क्या है। रेड ड्रॉप आप किसे कहते हैं? ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है एक्चुअली, इन दैट द फोटोसिंथेटिक एबिलिटी या एफिशिएंसी ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट इज ग्रेटली रिड्यूस्ड अबव 680 नैनोमीटर, ठीक है। इवन दो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स वेल अप टू 700 नैनोमीटर। अब इसमें क्या होता है एग्जैक्टली ये ऐसा क्यों हो जाता है, तो वो हमें देखना है कि इसमें एग्जैक्टली ऐसा क्यों होता है कि फोटोसिंथेसिस की जो एबिलिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। ये ऐसा क्यों होता है वो हम देखते हैं, ठीक है। तो एक ही मिनट। तो इसका जो रीजन है ना एक्चुअली वो पूरी तरह से पता नहीं है कि ऐसा क्यों होता है, पर उसमें कुछ फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट्स में दिखते हैं, उसकी वजह से ये रेड ड्रॉप इफेक्ट दिखता है। इसके अपोजिट इफेक्ट होता है इमर्सन इफेक्ट। उसमें क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस की जो एबिलिटी होती है ना, मतलब रेट जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे 2 टाइप के इफेक्ट प्लांट्स में दिखते हैं। तो ये इतना आप ध्यान में रखिए कि रेड ड्रॉप में क्या होता है, ड्रॉप हो जाता है फोटोसिंथेसिस का इफिशिएंसी का रेट, और इसमें आपके ये जो आपका इमर्सन इफेक्ट है उसमें रेट बढ़ जाता है, ठीक है। We'll see the next question. Intact chloroplast from green leaves can be isolated by एसीटोन, इथेनॉल, अल्कोहल, शुगर सॉल्यूशन। आपने हिल्स रिएक्शन में देखा है कि उस हिल्स ने क्या उसका नाम था, रॉबर्ट हिल्स ने क्या किया, जो स्पिनक के लीव्स थे उसमें से क्लोरोप्लास्ट आइसोलेट किया, ठीक है। तो ये क्लोरोप्लास्ट आइसोलेशन एग्जैक्टली किससे होता है? आप ध्यान में रखिए कि ऑर्गेनिक का कोई भी मैटर है ना, वो आप ऑर्गेनिक मैटर नहीं, कुछ भी ऐसा बायोलॉजिकल मैटर है उसका एक्सट्रैक्शन की ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की एक मेथड होती है। बैक्टीरियल पिगमेंट जो होता है ना वो भी ऐसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। हमने ये एक्सपेरिमेंट्स किए हैं कि पिगमेंट्स आइसोलेट करना, रेड कलर का पिगमेंट हमने आइसोलेट किया था सेरेशिया मार्सेंस से, बहुत ही ब्यूटीफुल पिगमेंट था और वो हमारे हाथ में ऐसा पूरा रेड कलर था, ओके। तो ये एक्सट्रैक्शन होता है ना, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एक मेथड होती है, बट स्पेसिफिकली विच सॉल्वेंट कैन बी यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन, सो एसीटोन कैन बी यूज्ड फॉर द extraction. Often acetone ethanol mixture also can be used for the
isolation or extraction of pigment. Okay, so ग्रीन लीव्स से आपको अगर क्लोरोप्लास्ट जो है वो आइसोलेट करना है तो आपको एसीटोन आप यूज कर सकते हैं. ओके, तो ये एक्स्ट्रा आप बायोलॉजी में अगर करियर करना है ना आपको, तो कौन सी भी ब्रांच में जाओ, आपको ये एसीटोन आपके काम आएगा. ये बहुत जगह पे एसीटोन यूज करते हैं. एक्सट्रैक्शन के एक्सपेरिमेंट्स में एसीटोन की जगह कोई नहीं ले सकता. थोड़ी फार इथेनॉल आप उससे रिप्लेस कर सकते हैं, पर एसीटोन तो एसीटोन होता है. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. Isotopes employed to study photosynthesis are 11C and 32P, 15C and 32P, 16C and 15O, 14C and 18O. Okay, so which isotopes are used? 14C and 18O. अब आइसोटोप्स क्या होता है, आपको ये केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि आइसोटोप्स एग्जैक्टली होते क्या है. ओके, तो आप सोचिए जरा, 1 मिनट सोचिए आइसोटोप्स क्या होते हैं. दे आर द वेरिएंट्स ऑफ पर्टिकुलर केमिकल एलिमेंट. ओके, वेरिएंट्स होते हैं वो, कि उसमें न्यूट्रॉन का नंबर जो होता है वो वेरी होता है. हमारे नॉर्मल कार्बन से उसका नंबर क्या होता है, वेरी होता है. ठीक है, सो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज सेम. ओके, बट it will vary about neutron number in each item. Okay, अब क्या होता है कि ये रेडियो आइसोटोप्स जो होते हैं ना, वो हम लेबल कर सकते हैं. ठीक है, तो आपने ये कभी सोचा है क्या कि इतने सारे पाथवेज है, आपका ग्लाइकोलाइसिस का पाथवे है, आपका बहुत ही अभी एक झर्ट्सकिम है, या साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, ये C3 प्लांट्स का अलग ही कुछ है, C4 प्लांट्स का ये है. तो इसमें से ये होता है, उसमें से वो होता है, वो कैसे समझ में आया, कन्वर्जन कैसे समझ में आया. 3 कार्बन से या 6 कार्बन मॉलिक्यूल से 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स के कंपाउंड्स फॉर्म हुए, फिर उसका स्प्लिटिंग हुआ, फिर ये हुआ वो हुआ, ये कैसे समझ में आया. ये कभी सोचा है आपने कि एग्जैक्टली उसके पीछे लॉजिक क्या है, वो एक्सपेरिमेंटली उन्होंने प्रूव कैसे किया होगा. तो वो क्या करते हैं कि आपका जो कुछ भी मॉलिक्यूल है ना, तो उसका कोई भी एक एटम जो होता है ना, वो लेबल करते हैं, और वो लेबल जो एटम है ना, वो ट्रैक करते हैं पूरा. देखो, ये और एक ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें आप करियर कर सकते हैं, रेडियो आइसोटोपी. ठीक है, तो आपका काम ही ये होता है कि नए नए पाथवेज आपको आइडेंटिफाई करने होते हैं. फिर आप जब आप नॉर्मल पाथवेज समझते हो कि ओके चलो ये कार्बन है, कार्बन ट्रैकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स कहते हैं उसे, ट्रैकिंग ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, कि आपको समझ में आया कि पहले ये कार्बन यहाँ था और पूरा का पूरा पाथवे उसने ऐसा ट्रेवल किया है, उसकी पोजीशन ऐसे ऐसे चेंज हुई है. ये जब आपको समझेगा तब आप ये समझ पाओगे कि इसमें एबनॉर्मेलिटी क्या है, म्यूटेशन कैसे हुआ है. ठीक है, समझ में आया. तो ये तो हमने सिर्फ कार्बन की बात की. इसी तरह से आप ऑक्सीजन लेबल कर सकते हैं, फास्फोरस लेबल कर सकते हैं, नाइट्रोजन कर सकते हैं, हाइड्रोजन कर सकते हैं. आया समझ में, और उसका ट्रैकिंग चलता है. और इसी पूरी कड़ी मेहनत के बाद आपके हाथ में एक पाथवे आता है, और आप वो ऐसे बुक में पढ़ते हो और उसे गालियां देते हो कि कितना बोरिंग है. ठीक है, तो ऐसे पूरी लोगों की उसके पीछे मेहनत होती है कि एग्जैक्टली कैसे वो बनाते हैं, और कैसे किससे क्या बनता है, किस रिएक्शन से क्या होता है उसमें, अगर ये हुआ तो क्या होगा, वो होगा तो क्या होगा, ये पॉसिबिलिटीज बनाना, ये इनका काम होता है. और ये लोगों ने एक्चुअली किया है. ठीक है, एक्चुअली ये लोगों ने किया है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बातों की बात है. आपके बुक में जो पाथवेज आपको दिख रहे हैं ना, तो उनके पीछे इतनी मेहनत है, फिर वो पाथवेज उन्होंने बनाए हैं. और फिर ये ऐसा नहीं हुआ कि एक बार किया और फाइनल किया, ऐसा नहीं होता है. ये क्या बात है उसमें कि बहुत ही ज्यादा उसमें फिर चेकिंग, कंफर्मेशन, फिर मॉनिटरिंग, ये बहुत चीजें होती है. और ये सब होने के बाद एक पाथवे वो लोग प्रपोज करते हैं.
और उनको क्रिटिसाइज भी किया जाता है बहुत ज्यादा। तो वो मेथड्स कौन सी है? तो ये आइसोटोपी, ये जो ब्रांच है उसमें यही किया जाता है कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स से वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको लेबल किया जाता है और उनकी फेट देखी जाती है। फेट पता है आपको, फेट क्या होता है? उनका भविष्य देखा जाता है कि क्या कहाँ पे जाएगा वो मॉलिक्यूल, इसके उससे क्या बनेगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Isotopes, popularly known to have been used in the study of photosynthesis, are C14 and O18, C11 and C32, C16 and N15, P32 and C15. What's the answer? Answer is C14 and O18. These are the popular isotopes which have been used in the study of photosynthesis. Okay, so the molecules are labeled with the help of these isotopes, and they will be tracked. Okay, they have been tracked, monitored, criticized, and confirmed, and pathways were proposed according to them. Okay. So in the study of photosynthesis, these two isotopes are very popular. ऐसे ही आप ग्लाइकोलिसिस का आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ग्लाइकोलिसिस के पाथवे में कौन से आइसोटोप्स जो है वो यूज किए हैं। ओके, नेक्स्ट, Cran's anatomy is typical of C4 plants, C3 plants, C2 plants, CAM plants. So very simple question. हमने Cran's anatomy के बारे में डिस्कस किया है। तो Cran's anatomy किन में दिखती है, किस टाइप के प्लांट्स में Cran's anatomy देखी जाती है? तो वो एनाटॉमी C4 प्लांट्स में दिखी जाती है। इट इज द वेरी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स। ओके, और उसका अगर आपने प्रॉपर ट्रांसफर सेक्शन लिया तो आपको ये समझ में आएगा। सेक्शंस के भी टाइप होते हैं, टीएस, वीएस, एलएस। ठीक है, तो आपको लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन होता है, वर्टिकल सेक्शन होता है, ट्रांसवर्स सेक्शन होता है। तो अगर आपने आगे जाके बॉटनी में करियर किया तो आपको ये सेक्शंस बहुत देखने में आएंगे कि कैसे वो सेक्शंस लेते हैं। स्पेसिमेन का प्रिपरेशन करना पड़ता है और फिर माइक्रोस्कोपी की जाती है और उससे पूरा स्कैनिंग किया जाता है अलग अलग पार्ट्स का। तो ये पूरा स्टडी आपको वहां पे करना पड़ता है। तो क्रैन्स एनाटॉमी ऐसे उस क्लासिकल स्ट्रक्चर का नाम है। ठीक है, और क्या होता है कि ये जो क्लासिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, उनको ऐसे नाम दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपके सेल वॉल का स्ट्रक्चर है, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है आपका, तो वो सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? उसको फ्लूइड मोजाइक मॉडल कहा जाता है हमेशा। ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न। ठीक है, तो उससे क्या कहा जाता है? फ्लूइड मोजाइक मॉडल कहा जाता है। तो ऐसे हर एक यू कैन से हर एक एनाटॉमी का एक नाम होता है, आया समझ में? तो Cran's anatomy, it is the name of transverse section. Not necessarily transverse section, it is the name of characteristic anatomy which is observed in leaves of C4 plants. ठीक है, चलो, so we'll stop here and we'll continue our session in the next lecture. Okay, उसमें हम अलग बाकी के जो 25 क्वेश्चंस है वो सॉल्व करेंगे। तब तक आप इन क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ के रखो और इसका स्टडी करो। और इसमें अगर आपको कोई डाउट्स है, आपको कोई क्वेरीज है, तो उनको मार्क करके रखो, लिस्ट बना के रखो और फिर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो, अब ये जो चैप्टर है उसका जो पूरा का पूरा रिएक्शन वाला पार्ट है, उसके लिए आप नोट्स बनाना शुरू कर दो। ओके, चलो, गुड। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।